हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली। और आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, तो आपका वक्त बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स है उसका मैंने आपको टाइमिंग दिया हो, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पे जा सकते हो। आज का हमारा पहला टॉपिक है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन कौन है? डार्विन जो है ये एक बायोलॉजिस्ट है और इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और इन्होंने अपने रिलेटेड टू इवोल्यूशन कुछ जो है थियरी पुट फोर्थ किए थे। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और वो ऑब्जर्वेशंस जो थे रिलेटेड टू इवोल्यूशन थे, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपनी एक बुक में लिखे थे और वो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। वो बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे? उन्होंने ऑब्जर्व किए कि सारे रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या कर रहे हैं? प्रोलिफिकली। क्या है वो? आपकी बुक में ये वर्ड दिया है, प्रोलिफिकली। मतलब क्या? वेरी फ्रीली ये क्या कर रहे हैं? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस बोले तो क्या? अपने जैसे को प्रोड्यूस करना, ठीक है? तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिप्रोड्यूसिंग प्रोलिफिकली। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी देखो, हमारे समंदर में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मच्छी है। मैं एक टाइप की मच्छी के बारे में बोलता हूँ। कोई एक टाइप की मच्छी है जो सपोज़ करो 50 अंडे देती है। उसने 50 अंडे दे दी, वो 50 अंडे में से 50 बच्चे निकले और वो 50 के 50 बच्चे क्या हो गए? ग्रो अप हो गए। ग्रो अप होने के बाद उन लोगों ने वापस से 50 अंडे दिए और हर वो 50 अंडे के अंदर से जो बच्चे निकले वो भी बड़े हो गए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हो जाएगा? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम समय के अंदर ऐसा वक्त आ जाएगा कि समंदर के अंदर सिर्फ उसी टाइप की एक मच्छी दिखाई देगी, जबकि समंदर में तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की मच्छियाँ हैं और हर टाइप में बहुत थाउजेंड्स ऑफ मच्छियाँ हैं, या मैं बोलता हूँ लैक्स ऑफ मच्छियाँ हैं। तो पूरा समंदर मच्छियों से भर जाएगा। मगर आज तक ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि पूरे समंदर मच्छियों से क्यों नहीं भरे? ऐसे हम लोग स्पैरो से ले सकते हैं, इंसान से ले सकते हैं कि दुनिया में अगर आबादी बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंसान की हो, स्पैरो की हो या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की हो, ये दुनिया उस ऑर्गेनिज्म से पूरी भर क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं मरता जा रहा है। ये मरता क्यों जा रहा है? तो ये बात को उन्होंने थोड़ा ऑब्जर्व किया और कुछ कंक्लूजन्स पे पहुँचे। तो क्या पहुँचे वो? कि उन्होंने बोले कि ये फ्रीली तो नो डाउट ये फ्रीली तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सारे एनिमल, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो जिस चीज़ को वो खाकर ज़िंदा होते हैं, डेट इज़ अ क्रॉप। ये सारे जो क्रॉप है या प्लांट्स है या जो भी उनकी ईटिंग वाली जो चीज़ है, वो उनकी आबादी के मुकाबले ये थोड़े लेस है। तो याद रखो, ये क्या है? ये हाई या लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये लार्ज नंबर में एनिमल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन लार्ज नंबर, लेकिन ये लेस नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनके खाने की चीज़ जो है लेस नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये लेस नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो ऐसा होता है कि बैठने के लिए सीट कम है। बैठने के लिए सीट कितनी है? 50, मगर आए कितने लोग? 60। तो क्या हो जाएगा? कोई 10 को तो खड़े रहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे उस रूम में एंट्री मिलेगी, उस रूम में जहाँ पर 50 कुर्सियाँ बिछी है और बाहर जो 60 लोग खड़े, उनको पता है कि भाई अंदर सिर्फ 50 कुर्सियाँ हैं और हम लोग 60 हैं। जैसे उन लोगों को एंट्री मिलेगी रूम में, जितना हो सके उतना स्पीड से हर कोई अपनी सीट पकड़ने की कोशिश करेगा। हर कोई क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है कि पहला मैं बैठ जाऊँ। जो 10 बचे वो गए घर पे, वो चले जाएंगे।
ऐसा ही होता है कि क्रॉप कम है, मिसाल के तौर पे क्रॉप खाली या जो भी खाने की चीज़ है एनिमल की वो है अप्रॉक्सीमेटली 100, मगर पैदा कितने हो गए 120, तो खाने वाले जो है कितने आ जाएंगे 100, तो बाकी के जो 20 हैं वो क्या हो जाएंगे, उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिला तो क्या हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो इस दुनिया से वैनिश हो जाएंगे। वैनिश मतलब क्या, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या हो जा रहा है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड ड्यू टू लेस अमाउंट या लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड, ड्यू टू लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड, क्या हो जा रहा है, तीसरा ऑब्जर्वेशन या तीसरा पॉइंट उनका आ रहा है कि जो है एनिमल्स जो है ये स्ट्रगल करते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रगल, किस चीज़ के लिए, फॉर देयर एग्जिस्टेंस। वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो इसके लिए उसको बोला गया है क्या, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है ना, ये देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, यानी हर ऑर्गेनिज्म 3 टाइप से स्ट्रगल कर रहा है। कैसा स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अभी इतना डिटेल में आपको नहीं जानना चाहिए, मगर ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक, फिर उसके बाद दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। 10th लेवल के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंटल, ठीक है। स्ट्रगल जो है ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी इंट्रा बोले तो क्या, इंट्रा बोले तो क्या, यानी कि सेम टाइप के एनिमल्स के बीच में स्ट्रगल, यानी कि एक सपोज करो एक घास है, छोटी सी घास है, थोड़ी सी जगह पे एक घास है और 2 घोड़े हैं और दोनों भी भूखे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों भी घास खाने आएंगे। नेचुरली जब घास खाने आएंगे तो दोनों के बीच में टकराव होगा, दोनों झगड़े करेंगे, ठीक है। और जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वो घोड़ा जीत जाएगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रगल को बोलते हैं क्या, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा बोले तो क्या, आपस में। और इंटर स्पेसिफिक बोले तो क्या, यानी कि सपोज करो एक घास है, एक जगह पे थोड़ी सी घास है, घोड़ा भी आया, बैल भी आया, ये क्या है, ये 2 अलग जानवर है, 2 अलग टाइप के जानवर है, मगर स्ट्रगल कर रहे हैं क्या, नहीं। ये भी बोलता मुझे भी घास खाना है, ये भी बोलता मुझे भी घास खाना है, और जीतेगा कौन, जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा। समझ में आया, तो ये हो जाता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरा स्ट्रगल जो है ये सबको झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। ये क्या है, एनवायरनमेंट। हो सकता है ज़ोर की बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए या कुछ भी, और फ्लड, यानी तो फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी वगैरह, तो ये कुछ भी, अर्थक्वेक वगैरह, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रगल सारे ऑर्गेनिज्म को झेलना पड़ेगा। वो सर्वाइव करेगा जो फिट है, वो सर्वाइव करेगा जो फिट है। समझ में आया, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद क्या हो जाता है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, जो फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, और नेचर जो है उसी को सिलेक्ट करेगी कि यस अब तू रह सकता है। तो नेचर वाइज भी हम लोग जो है यानी कि फिट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। ये था डार्विन्स थियरी। ये डार्विन ने ये थियरी जो है लोगों के सामने पुट फोर्थ किए और इसको वाइडली माना जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डार्विन जो थे, इनके थियरी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हुए। 3 ऑब्जेक्शंस थे। सबसे पहला ऑब्जेक्शन क्या है,
सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि ऐसा माना जाता है और ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन जो है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये बात सही है क्योंकि देयर आर वेरियस फैक्टर्स के क्रॉस ब्रीडिंग, म्यूटेशन, जेनेटिक चेंज, ये सारी चीज़ें जो है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा डार्विन के ऑब्जर्वेशन पे क्या है ऑब्जेक्शन उठा। दूसरा क्या था, दूसरा जो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा वो ये था कि डार्विन जो है ये समझा नहीं सके। क्या समझा नहीं सके हम लोगों को कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन के अंदर अगर या तो मॉडिफिकेशन हो जा रहा है या मॉडिफिकेशन उसका कम हो जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं समझा सके। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस अगर होते हैं या मॉडिफिकेशंस कम हो जाते हैं, वो नहीं समझा सके डार्विन। थर्ड पॉइंट ये बोला गया है, जो ऑब्जेक्शन था डार्विन के थियरी के ऊपर, वो ये था कि जो सडन चेंज ऑर्गेनिज्म में होता है या स्लो चेंज बॉडी के अंदर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो नहीं समझा पाया। तो आई होप यहाँ पर आप डार्विन थियरी समझ पाए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लेमार्किज्म, जो एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। उस साइंटिस्ट का नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, अगर इनका नाम आसानी से याद रखना है तो हम लोग आजकल एक स्पीकर या ईयरफोन के ब्रांड को जानते हैं जिसका नाम है क्या, JBL। तो ऐसा भी चाहे तो ये नाम याद रख सकते हैं, यानी कि जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क एक नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट बोले तो क्या, जो नेचर से रिलेटेड स्टडी करते थे। अब इन्होंने इवोल्यूशन से भी रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस किए और वो ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से उन्होंने लोगों को कुछ बातें बताए। तो इन्होंने क्या बताया कि बॉडी के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। आई रिपीट, बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर को साइंटिफिकली या बायोलॉजी में एक नाम दिया हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी। तो अब मैं ये डेफिनेशन या ये चीज़ को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ साइंटिफिक वे में, कि हमारी बॉडी का, या हम ये बोलेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ अ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। एकदम सिंपल, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ अ बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ये जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने सारी दुनिया को बताया और उन्होंने बोले कि ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में कैसा आते हैं, ड्यू टू आवर हैबिट। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है हमारा लेजीनेस, या वो हो सकता है हमारा एक्टिवनेस। उन्होंने बोले अगर हम लेजीनेस करें हमारे ज़िंदगी में या लाइफ में, या एक्टिवली लाइफ गुजारें, तो ये दोनों भी जो हमारी हरकत है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है चेंजेस लेकर आते हैं, और विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। इसके लिए उन्होंने 5 हम लोगों को एग्जाम्पल्स दिए। सबसे पहला और वेरी फेमस एग्जाम्पल दिए उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल। उन्होंने बोले कि जिराफ जो है, इसकी आदत थी या इसकी आदत ऐसी हो चुकी थी कि ये ऊपर के ज़्यादा ऊंचाई के पत्ते खाता था, और वो ऊंचाई के पत्ते खाते खाते कई जनरेशन तक, इवोल्यूशन ऐसा नहीं कि सुबह सोचे और या सुबह में कुछ हरकत किए और शाम तक का इवोल्यूशन दिख गया, ऐसा नहीं है। कई जनरेशन्स जाती है, कई पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, तब जाके वो एक चेंज दिखाई देता है। तो जिराफ भी ऐसा माना जाता है कि पहले एक ज़ेब्रा या घोड़े जितनी हाइट का था, मगर ऊपर के पत्ते खाने की आदत के वजह से क्या हो गया, उसकी गर्दन में ऊंचाई आ गई और अब वो ऊंची गर्दन वाला जानवर के नाम पे जाना जाता है, यानी कि जिराफ। तो क्या था, 2 चीज़ थी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 2 चीज़ थी।
उसको नीचे झुककर खाने में लेजीनेस होता था, नीचे की घास खाने में, मगर एक्टिवली वो ऊपर की घास खाता था। तो क्या हो गया, ये दोनों के वजह से उसके बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया, उसकी गर्दन लंबी होती गई। ये एक एग्जाम्पल उन्होंने दिए। दूसरा एग्जाम्पल जो उन्होंने दिए कि उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए कि डक एंड स्वैन। डक बोले तो हमारी जो बतख होती है, स्वैन बोले तो क्या जिसकी गर्दन कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी लंबी सी, और वो पानी में तैरती रहती है, तो वो है स्वैन। तो डक एंड स्वैन ये दोनों पानी में यानी कि मछली ढूंढने के चक्कर में इतना पानी में स्विम करते थे कि उनके पैरों के मसल्स जो है मजबूत हो गए, मगर उसके वजह से उन लोग उड़ना भूल गए। क्यों? क्योंकि उन लोग स्विम करते थे तो उड़ना कम कर दिए तो क्या हो गया, नहीं उड़े, वो लेजीनेस हो गया, और स्विम करे वो एक्टिवनेस हो गया। लेजीनेस का नतीजा क्या हुआ, वो उड़ना उनको नहीं आता अभी, या इतनी बॉडी वजन हो गई कि वो उड़ ही नहीं सकते। और एक्टिवली क्या हो गया, वो इतना अच्छा स्विम किए कि उनके पैरों के जो मसल्स है वो मजबूत हो गए। सेकंड एग्जाम्पल ये था। थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने जो दिए है ईमू एंड ऑस्ट्रिच। आपको पता होगा ये बहुत हाइटेड बर्ड्स में इनकी गिनती होती है। ईमू और ऑस्ट्रिच इतने लंबे हैं कि वो उड़ने से ज़्यादा प्रीफर करते थे कि वो भागे, और बहुत जल्दी बड़े कदम लेकर वो जल्दी से बहुत सारा डिस्टेंस पार कर जाते थे। तो क्या हो गया, ये उड़े नहीं, ये उनका लेजीनेस हो गया, जिसके वजह से उनके विंग्स के मसल्स क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। अब वो उड़ ही नहीं सकते, और वैसे भी उनकी बॉडी वजन है, इसके लिए भी नहीं उड़ सकते। वो हो गया लेजीनेस, मगर वो एक्टिवली भागते थे, तो वही बात हो गई, उनके पैर के जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। ये था तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल उन्होंने दिए है स्नेक से रिलेटेड। पहला, कई साल पहले जो है स्नेक जो है उसके भी पैर होते थे, 2 पैर तकरीबन, यानी इसके हेड के बाद से जो है यानी कि ये वाले एरिया में होते थे, और 2 पैर थोड़े पीछे के एरिया में होते थे, और वो चलता था, हल्का सा क्रॉल करता था। मगर उसको बार बार बिल बनाने के लिए या बिल बनाने के चक्कर में वो क्या किया, ज़्यादातर वो क्रॉल करने में ही इंटरेस्ट दिखाता था। इतना इंटरेस्ट दिखाया कि उसका चलना यानी उसने कम कर दिया। तो चलने के मामले में वो क्या हो गया, लेज़ी हो गया, और रेंगने के मामले में क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया। तो नतीजा क्या हुआ कि आज इतने यानी बहुत सारे जनरेशन्स स्नेक के गए हैं, बहुत सारे, कि अब जो स्नेक्स पैदा होते हैं वो बगैर पैर के होते हैं। समझ में आया? तो ये लेमार्क ने बोले। और एक लास्ट 5वां उन्होंने एग्जाम्पल दिए। 5वां एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिए, उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए कि जो आयरन स्मिथ होता है, लोहार जो गरम लोहे के ऊपर जो है वो ऐसा हथौड़ा मारते हैं, इतना मारते हैं कि उनके हाथ जो है बहुत स्ट्रांग हो गए, उनके मसल्स जो है बहुत स्ट्रांग हो गए। तो ये क्या हो गया, ये सारे कैरेक्टर पैदाइशी नहीं थे, इन लोगों ने अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करना मतलब क्या, एक्सेप्ट किए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो एक्टिवली था या लेजीली था, मगर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये सारे कैरेक्टर अपने अंदर यानी कि उन्होंने अडॉप्ट किए, एक्वायर किए। अडॉप्ट करना मतलब क्या, आपके बुक में ये वर्ड आया है एक्वायर, ACQUIR, एक्वायर। एक्वायर बोले तो क्या, यानी कि इन्होंने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद वो कैरेक्टर उनमें बोलते ना पीढ़ी दर पीढ़ी देखे गए। मगर लेमार्किज्म जो है ये एक्चुअली कुछ हद तक माना गया और कुछ हद तक ठुकराया गया। क्या हद तक माना गया, उन्होंने ये माने कि यस, कुछ ऑर्गन्स को अगर हम लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत जनरेशन तक हम लोग अगर उस कैरेक्टर को या उस ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कैरेक्टर हमारी बॉडी से चला जा रहा है।
आहिस्ता आहिस्ता वो कैरेक्टर हमारी बॉडी से चला जा रहा है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल हमारा अपेंडिक्स का दूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा अपेंडिक्स का दूंगा। अपेंडिक्स जो है हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स केस में भी मैंने ये बात समझाया था कि हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पका हुआ खाना खा रहे हैं। वो डिटेल आप चाहे तो उसमें देख सकते हो। उसमें क्या हो गया है कि अभी हम लोगों के बॉडी में जो वेस्टिजियल जो अपेंडिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होकर छोटा हो गया है। और बोलते हैं कि 2050 तक जो ईयर आने वाला है उस टाइम तो कुछ बच्चे, ये सारे बच्चे ऐसे पैदा होंगे कि उसमें अपेंडिक्स होगा ही नहीं। तो क्या हो जा रहा है कि हम लोग जो कैरेक्टर या जो ऑर्गन यूज़ नहीं करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी बॉडी से चला जा रहा है। जैसे कि स्नेक का एग्जांपल अभी लेमार्क ने दिए थे, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ तक हम लोग लेमार्किज्म को मान सकते हैं। लेकिन वो कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। ये मामले में लेमार्किज्म को नहीं माना जाता, क्योंकि आयन स्मिथ जो है, जो लोहार है, ये हथौड़ा मार मार कर इसके शोल्डर्स जो है बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, नो डाउट। लेकिन क्या जब उसका चाइल्ड या उसका बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या वो वैसा ही बॉडी बिल्डअप वाला है? नहीं, वो ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक यानी लेमार्किज्म को इस बात पे ठुकराया जा रहा है कि कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन नहीं हो रहे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन बोले तो क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो स्पीशीज का मतलब क्या? यानी कि प्रजाति। तो कैसे नई प्रजाति, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, वो कैसी बन रही है? तो उसके पीछे वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। वो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है? जोग्राफिकल आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोला गया। जोग्राफिकल आइसोलेशन बोले तो क्या? देखो, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कंट्री के अंदर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप देखोगे तो वो हाइटेड होते हैं थोड़े से, और वो गोरे होते हैं। नेचुरली वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, तो वहाँ के पहनने का यानी कपड़े पहनने का ढंग थोड़ा अलग होता है। जैकेट वगैरह, स्वेटर, मफलर, वो सब पहनेंगे। जबकि हमारी कंट्री के साउथ साइड में अगर हम लोग आ जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म, यानी वहाँ का क्लाइमेट गर्म है तो वहाँ के लोग थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे और उनका पहनने का ढंग जो है अलग रहेगा, यानी कि वो स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह नहीं पहनेंगे। तो क्या हो जा रहा है कि जोग्राफिकल जो आइसोलेशन है, यानी कि हम लोग ज़मीन पर जो रहते हैं वो दूरी के वजह से भी हमारे अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ज़मीन है जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जैसा माहौल है, हम लोग वो माहौल में ढलने के लिए हम लोग अपने आप को वैसा तैयार करेंगे। वैसा तैयार करते हैं तो क्या हो जाता है, हम एक नई स्पीशीज़ बन जाते हैं। अब हम कभी भी कहीं पर भी गर्दी में भी देख लिए कोई गोरा सा लंबा सा है इंडिया में, तो हम लोग मोस्टली ये समझ जाते हैं कि वो कश्मीरी है, या कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो तो मे बी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो हमारे साउथ इंडिया से आया हो। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन भी नई प्रजाति या स्पीशीज़ बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है स्पेसिएशन। ह्यूमन इवोल्यूशन ये आज का लास्ट का टॉपिक है। ठीक है, अभी इसमें ऐसा बोलते हैं और ऐसा बताया गया है डायग्रामेटिकली कि एक बंदर से कैसा बंदर में कैसा डेवलपमेंट आते जा रहा है और वो इंसान हो रहा है। तो इससे बहुत से स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम लोग जब पैदा हुए तो क्या हम लोग बंदर जैसे थे? नहीं, हम लोग तो बंदर जैसे नहीं थे। तो फिर सर ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम लोग पहला बंदर थे, फिर हम लोग जो है यानी इंसान जैसा हुए? ऐसा भी कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होता है। या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर सच में क्या हमारे जो पूर्वज थे वो सच में यानी कि बंदर थे? ऐसा बहुत से लोग सवाल करते हैं। तो उसका डाउट, ये सारे सवाल का डाउट क्लियर करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूँ। ठीक है, एक गांव में राजा जो रहता है वो बोलता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर मेरा जन्मदिन है और मैं आप सबको ये
ऐसा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये 10 दिन के दौरान आप मेरे लिए कोई एक अच्छा अपने हाथ से बनी कोई एक अच्छी चीज़ बना कर लाओ। ऐसी चीज़ होनी चाहिए, खाने वाली चीज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो और वो सबसे अलग हो। अगर ऐसी कोई चीज़ बना कर लाता है तो मैं उसको इनाम दूंगा। अब सारे गांव वाले ये बात जब सुनते हैं तो सब लोग जो है यानी कि कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर सबको मालूम रहता है कि ये कंपटीशन हम में से किसी का जीतना पॉसिबल इतना नहीं है। लेकिन इस गांव में 10 लोग ऐसे हैं जिन लोगों पे हम लोगों को भरोसा है कि ये 10 लोग जो है बहुत चतुर है, बहुत दिमाग से बहुत यानी कि शातिर है और चालाक है, और ये लोग हैं, चांसेस है कि ये लोग जीत सकते हैं वो कंपटीशन। कुछ ना कुछ इन लोग अच्छा बना लेंगे। और होता क्या है कि ये जो 10 लोग जिसके ऊपर पूरे गांव वाले भरोसा कर रहे हैं कि ये लोग राजा से इनाम जीत सकते हैं, ये लोग खुद आपस में भी डरते हैं कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये पूरे गांव में हम 10 ही लोग हैं जो हम लोग एक दूसरे में से यानी एक दूसरे को हरा सकते हैं, और हम 10 में से ही कोई एक जीत सकता है। तो सब लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम लोग कुछ बनाए, इससे पहले हमको देखना चाहिए कि दूसरा क्या बना रहा है, उसके बाद वो जो बना रहा है ना उसके अंदर हम लोग कुछ चेंज करके है ना कुछ अलग सा बनाएंगे। तो क्या हो जाता है कि जो सबसे पहला रहता है, फर्स्ट वाला, वो बहुत ईमानदार रहता है, वो किसी को कॉपी नहीं करता। वो क्या करता है, कागज़ से एक रॉकेट जैसा बना देता है। जो हम लोग नॉर्मली ऐसा रॉकेट बनाते हैं कागज़ से, वो रॉकेट बना देता है, ऐसा कुछ रॉकेट बना देता है ना। और वो ऐसा रॉकेट लेकर ऐसा फेंकेंगे तो वो ऐसा ऐसा करके उड़ेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करो, मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, तो ये एक रॉकेट बना देता है और वो खुश हो जाता है कि चलो मैंने कुछ चीज़ बनाया, जो पहली बार जो हवा में उड़ रही है कुछ चीज़ बनाया। अब एक जन उसको देख लेता है कि अच्छा तो इसने ये बनाया, तो दूसरा क्या करता है, कागज़ का ही इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, वो एरोप्लेन तो बनाता है मगर साथ में आगे और पीछे क्या करता है, उसके पंखे लगा देता है। मतलब ऐसा कुछ करता है कि वो हवा के साथ साथ यानी जब वो उड़े तो पंखे भी घूमे तो कुछ अलग लगेगा, कुछ अट्रैक्टिव लगेगा। तो क्या हो जा रहा है, उसने उसके अंदर पंखे लगा दिया, समझ में आया। तो उसके अंदर उसने पंखे लगा दिया, तो दूसरे वाले ने क्या किया, उसमें पंखे लगा दिया। अब तीसरा वाला देखता है, तीसरा वाला चुपके से देखता है कि अच्छा इसने एरोप्लेन बनाया यानी रॉकेट जैसा कुछ बनाया है, ठीक है, और उसमें पंखे लगा दिया। तो वो क्या करता है, तीसरा वाला कुछ है जो उसके अंदर और मॉडिफिकेशन करता है, और मॉडिफिकेशन करता है। और वो क्या करता है कि ये तो हवा के मोहताज है, अगर हवा आएंगी तो ही उड़ेंगे, क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि बगैर हवा के भी उड़ सके। तो वो क्या करता है, मोटर लगा देता है, और मोटर के ज़रिए से ये पंखे घूमेंगे। तो और ये पंखे जब घूमेंगे तो वो प्लेन उड़ेगा। तो इसने क्या किया, एरोप्लेन तो बनाया या रॉकेट जो भी है वो बनाया, और उसके पंखे घूम सके उसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पर एक मोटर फिट कर दिया, ठीक है, मोटर बना दिया। ये हो गया। फिर चौथा वाला जो है इसके अंदर और कुछ चेंज करता है, और हर कोई जो है चेंजेस करते करते, अब मैं सारे 10 नहीं गिना रहा हूँ लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि हर कोई जो है चेंजेस करते जाता है। और फाइनली जो इंसान जो जीतता है कंपटीशन, 10वां नंबर वाला जो जीतता है कंपटीशन, वो कुछ एक ऐसा प्लेन बना देता है कि उसके अंदर राजा बैठकर उड़ सके, ऐसा वो बना देता है, और फाइनली वो जीतता है। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। लेकिन बोलने का मकसद क्या है मेरा, बोलने का मकसद क्या है कि शुरुआत, वो जो राजा बैठकर जो एरोप्लेन में गया, उस प्लेन की शुरुआत कहाँ से हुई, बेसिक स्ट्रक्चर से हुई। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, वो था ये कागज़ का प्लेन। वो कागज़ का प्लेन था जिसने आइडिया दिया कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि कोई हवा में उड़े। उसमें मॉडिफिकेशन आया ज़रूरत के हिसाब से कि यार ये उड़ तो सकता है, लेकिन अगर पंखे लग जाए तो और ज़्यादा दूर तक उड़ सकता है।
तो उसमें मॉडिफिकेशन आ गए, उसमें पंखे लग गए। मगर अगर हवा नहीं रही तो पंखे नहीं घूमेंगे, तो और मॉडिफिकेशन आया। क्या किए कि मोटर लगा दिए कि अगर हवा नहीं रही तो हवा के मोहताज भी नहीं है, मोटर घुमाएंगी उसको और उड़ाएंगी। ऐसा और मॉडिफिकेशंस आते गए और फाइनली जो 10वां नंबर का था उसने लोखंड यानी कि लोखंड का प्लेन बना दिया, ऐसा कि वो राजा का वज़न संभाल सके। और एक नहीं, राजा भी बैठ सके, रानी भी बैठ सके और उसके कुछ परिवार वाले भी बैठ सके, और उसको ऑपरेट करेंगे तो वो चलेगा। तो उसके अंदर ऐसी कुछ मशीन भी लगा दिया। इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, या इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ह्यूमंस में भी इवोल्यूशन हुआ। डायरेक्ट ऐसा आसमान से इंसान टप करके नहीं टपक गया। तो क्या हो गया कि यूनिसेल्युलर से बात शुरू हुई, मल्टी सेल्युलर तक आई। यूनिसेल्युलर सेल जो है एटमॉस्फेयर के कंडीशंस को कुछ सेल बर्दाश्त कर पा रही थी, वो सिंगल सेल ही रही। मगर वो सिंगल सेल जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो उसको लग रहा था कि वो मर जाएंगी, तो वो क्या करी, दूसरे सेल का सहारा ली। एक सेल से दूसरे सेल पे चिपकी, दूसरे सेल से तीसरे सेल पे चिपकी, मल्टी सेल्युलर हो गई। बराबर है। एक आदमी को वज़न नहीं उठाया जा रहा अकेला, तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब वो वज़न हल्का लगेगा। तो क्या हो गया, लाइफ इजी लगने लगी जब मल्टी सेल्युलर हो गई। अगर सिंगल सेल अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पाती है, तब ये हुआ। मल्टी सेल्युलरिटी इतनी ज़्यादा बोलते ना अच्छे से होने लगी कि आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों को मल्टी सेल्युलर के एनिमल्स दिखाई देने लगे, और वो जो है डेवलप होते होते मंकी तक आए। और वो मंकी के अंदर आहिस्ते आहिस्ते थिंकिंग प्रोसेस चालू हुआ। उसको खाना खाना था, तो वो खाने तो ज़्यादातर झाड़ पे है, तो झाड़ पे चढ़ने लगा। झाड़ पे चढ़ने के लिए, झाड़ को पकड़ने के लिए ग्रिप चाहिए, वो अंगूठे का इस्तेमाल करने लगा। जब वो ऊपर जाता था तो दूसरा बंदर भी आता था, मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको। ऊपर जब जाता था दूसरा बंदर भी आता था, उसको मारने के लिए उसने हथियार बनाया। उसके बाद वो खाना लेकर जा रहा है अपनी फैमिली के लिए, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए उसने घर बनाया। जो खाना लेकर गया वो कच्चा खा रहा है, लेकिन अगर उसको पका कर खाएगा तो यानी कि उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा चबाने के लिए। तो क्या किया, आग का इवोल्यूशन हुआ। 2 पत्थर को के घिसने से आग इवॉल्व हुई। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी समझ, उसकी सोच चेंज होने लगी, और वो बंदर सच में डेवलप होते होते इंसान के जैसा हो गया। आई होप तुमको कुछ समझ में आ रहा होगा। ऐसा ही है ये कहानी के जैसा। शुरुआत ये कागज़ वाले प्लेन से हुई। जब 10 दिन बाद जब राजा ने बुलाया, तो क्या डायरेक्टली वो प्लेन वाला गया? नहीं, ये कागज़ वाला भी प्लेन गया था, ये पंखे वाला प्लेन भी गया था, ये मोटर पंखे वाला भी प्लेन गया था, ऐसे दूसरे प्लेन्स भी गए थे, सारे प्लेन गए थे। वैसा ही आज भी जो पहला बंदर था वो अभी भी है, मगर उसके यानी कि दुनिया में स्ट्रगल करते हुए रहने के लिए उसको और क्या ज़रूरत की चीज़ें लगी, वो मॉडिफिकेशन वाला दूसरा बंदर पैदा हुआ। वो मॉडिफिकेशन वाला बंदर अभी भी है, वो सरवाइव कर पाया। लेकिन कुछ बंदर जो है वो ठीक से सरवाइव नहीं कर सके, या हम ये बोलेंगे उन लोगों ने इनके मुकाबले ज़्यादा अच्छा सोचे तो उनके अंदर और ज़्यादा अच्छे मॉडिफिकेशन आए ज़रूरत के हिसाब से, और ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, उन लोगों ने और सोचे और मॉडिफिकेशंस आए, और वो मॉडिफिकेशंस आते आते क्या हो गया कि हम लोगों को एक वेल बिहेव करने वाला, एक वेल मैनर्ड वाला जो है ह्यूमन बना। आई होप ये कहानी के ज़रिए से आपको ह्यूमन इवोल्यूशन का आउटलाइन समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। अब आपके बुक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। एज पर योर बुक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन ये जो टॉपिक है उसको एकदम आसान तरीके से जो है मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप उसको डायरेक्टली याद कर सको और आसानी से जो है ये आपको मार्क्स दिला सकेगा। ठीक है, तो आपको ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, अभी फ़िलहाल मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ सामने से, तो क्योंकि मुझे आपको बोर्ड दिखाना है और बोर्ड पे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो आपको दिखना चाहिए। इसके लिए देखिए एक साइड में मैंने ईयर लिखा हूँ कि कौन से ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, और
राइट साइड में मैंने लिखा हूँ इवेंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। कौन से ईयर में ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या काम हुए वो ये राइट साइड में है। तो अब वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है जो ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में ईयर्स क्या लिखा हुआ है, 7 करोड़ ईयर्स अगो, यानी कि 7 करोड़ साल पहले की बात है कि ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि डायनासोर जो है उनका राज ख़त्म हुआ, डायनासोर जो है वो डिसअपियर हो गए और जो दूम वाले बंदर जो है वो देखे जाने लगे, उसका नाम लेमुर बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 4 करोड़ साल पहले क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदर जो थे लेमुर या जो भी बंदर थे उनकी टेल जो है आहिस्ते आहिस्ते डिसअपियर हो गई। ठीक है, और इन लोगों के ब्रेन जो है एनलार्ज होने लगे और इनके हाथ जो है ये ज़्यादा इम्प्रूव हुए। इस पॉइंट को कैसे समझाएंगे कि उन लोगों ने थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी सी अपनी बढ़ाए, इसीलिए उनका ब्रेन जो है ये एनलार्ज हुआ। जैसे जैसे हम सोचते हैं ज़्यादा, हमारे ब्रेन के सेल्स वैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रेन की साइज़ में, जब डेवलपमेंट हो रहा था ह्यूमन का तो ब्रेन की साइज़ में थोड़ा सा एनलार्जमेंट देखा गया, तो इसीलिए ब्रेन एनलार्ज हुआ क्योंकि उसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ गई थी और उसके हाथ इम्प्रूव हो गए। जैसा मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहा था कि बंदर जब झाड़ पे चढ़ने लगा खाने को ढूंढने के लिए, तो क्या हो गया, झाड़ पे चढ़ने के लिए उसको ग्रिप करना पड़ा, झाड़ को पकड़ पकड़ के जब वो चढ़ने लगा तो यानी कि क्या किया, उसने अपने हाथों में कुछ बोलते ना ग्रिपिंग के लिए इम्प्रूवमेंट लाया। समझ में आया, यानी हाथ को ऐसा इस्तेमाल करने लगा कि उसके हाथ जो है इम्प्रूव होने लगे। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है गिबन एंड ओरेंगुटन। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब थर्ड पॉइंट जो है ये है क्या, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये टाइप के बंदर फिर देखे जाने लगे, यानी कि दुनिया में दिखाई देने लगे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 2 करोड़ ईयर्स अगो। 2 करोड़ ईयर्स अगो में क्या हो गया, एप जो है वो अपने हाथ, एप बोले तो क्या, APE, एप, एप का मतलब होता है क्या, टेललेस मंकी, यानी बिना दूम वाले बंदर। ठीक है, तो एप जो है ये क्या करने लगे, अपने हाथ जो है खाने के लिए यूज़ करने लगे और दूसरे जो भी उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो दूसरे काम है उसके लिए यूज़ करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इन लोग जो है इरेक्ट पोजीशन में चलने की कोशिश करने लगे और ये अब झाड़ों पर, यानी झाड़ जो होते हैं कुछ कुछ यानी शुरुआत में जो बंदर थे वो झाड़ पे रहते थे, तो अब वो आहिस्ते आहिस्ते झाड़ से उतरकर ज़मीन पर रहने की शुरुआत किए थे, कभी 2 करोड़ ईयर्स अगो। इसके बाद आता है 40 लैक्स ईयर्स अगो। क्या हो गया, यहाँ पर जो हो जाता है कि ये इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वाले यानी कि थिंकिंग जिनकी एबिलिटी है वैसे हम लोगों को यानी बंदर जैसे या जो भी है वो दिखाई देने लगे और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ रामापिथेकस। अब ये बंदर से थोड़ा हटकर इंसानों की तरफ ये यानी कि ये इन लोग बढ़ने लगे। ठीक है, डेवलपमेंट के हिसाब से। छठा पॉइंट जो है वो बोला गया 20 लाख ईयर्स अगो। 20 लाख ईयर्स अगो तक इन लोग क्या किए, अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप करवा दिए, बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप करवा दिए। ठीक है, इसके बाद 15 यानी 15 लाख ईयर्स अगो, 15 लाख ईयर्स अगो इसमें क्या हो गया कि इन लोग जो है बहुत ज़्यादा इरेक्ट पोजीशन में चलने लगे। ठीक है, इरेक्ट पोजीशन में ये चलने लगे। 1 लाख ईयर्स अगो क्या हो गया, 8वां पॉइंट बोल रहा हूँ। 1 लाख ईयर्स अगो क्या हो गया कि इवोल्यूशन ऑफ फायर हुआ, यानी कि आग का जो है आग की इजाद हो चुकी थी और अब ये पके हुए खाने जो है खाना स्टार्ट कर चुके थे। फिर उसके बाद 9th पॉइंट बोल रहा है कि 50,000 ईयर्स अगो होमोसेपियन जो है ये पहला जो है देखा गया। होमो बोले तो क्या, ह्यूमन,
सेपियन बोले तो क्या, वाइस, वाइस बोले तो क्या, यानी कि जो यानी कि बोलते ना, यानी कि दिमाग लगाकर जो है अपने डिसीजन लेता है सोच समझकर, उसको वाइस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्रोमैग्नन एंड निएंडरथल, ये इसके एग्जाम्पल है होमोसेपियन के। 10वां पॉइंट है 10,000 ईयर्स अगो, ये क्या हो गया कि एग्रीकल्चर और जो है जानवर संभालना यानी कि कैटल वगैरह जो है ये स्टार्ट हो गया और सोसाइटीज़ और सिटीज़ बनना शुरू हो गई। तो यानी कि इन लोगों में इतना इम्प्रूवमेंट आया कि ये लोग सोसाइटी में रहने लगे और सिटीज़ बनाने लगे और भेड़ बकरी को पालने लगे और उनके मदद से एग्रीकल्चरिंग फार्मिंग वगैरह भी करने लगे। 11th पॉइंट बोल रहा है कि 5000 ईयर्स अगो क्या हो गया कि लोग लिखने लगे, उन लोगों को लिखना आ गया, ठीक है। तो उन लोग लिखने लगे तो उन लोगों ने अपने पूर्वज के बारे में भी लिखे, तो क्या हो गया, हिस्ट्री जो है लिखना शुरू हो गया था, ठीक है, हिस्ट्री वॉज स्टार्टेड। और 12th पॉइंट जो है 400 ईयर्स अगो क्या हो गया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हुआ कि साइंस जो है ये यानी कि लोग जो है 400 ईयर्स अगो पहले बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि दुनिया कैसे बनी, इंसान कैसे आए, हम ऐसे क्यों है, तुम ऐसे क्यों हो, हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमको चला रही है, ये सब बारे में सोचने लगे और उससे रिलेटेड लोग काम करने लगे। इन शॉर्ट साइंस जो है इमर्ज हो गया, है ना, तो ये हो गया। और वेरियस केमिकल्स वगैरह के बारे में भी स्टडी की गई है, तो इसीलिए साइंस इमर्ज हुआ ऐसा बोलते हैं 12th पॉइंट में, यानी कि 400 ईयर्स अगो। एंड द लास्ट पॉइंट 13th पॉइंट क्या है कि 200 ईयर्स अगो जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि क्या हो गया, जब साइंस इवॉल्व हुआ तो साइंस के हेल्प के ज़रिए से जो है वेरियस इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, मशीनरीज़ बनाई गई, ये मशीनरीज़ को सेटअप करके इंडस्ट्रीज़ बनाए गए और लोग जो है जॉब पर आने लगे और भी ज़्यादा काम करने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में ऐसा बताया गया है, तो आप जो है आसानी से याद कर सकते हो और उसको अपने ओन वर्ड्स में अगर लिख लेते हो तो डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड मार्क्स मिलते हैं। फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हुआ है।